दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। साथियों, हिंदी के ये प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं सब उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके जो है कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो 2-3 बार किसी परीक्षा में ना पूछे गए हों। तो अगर आप वीडियो के लिए देख रहे हो खास करके, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक, तो आइए प्रश्नों को एक एक करके देखा जाए। पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में ये रसगत दोष जो होते हैं इसकी संख्या कितनी है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या साथियों ये कुल मिलाकर 10 है। कितनी है? 10 है। अगला प्रश्न है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसमें क्या पूछ रहा है, जहां पर मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका क्या व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ अभिप्रेत का मतलब व्यंग जो है इसका यहां पर प्रभावी होता है, तो उस शब्द में शब्द शक्ति पूछी जा रही है। तो उसमें शब्द शक्ति कौन सी होती है? व्यंजना होती है। जहां पर जो जिस मूल शब्द का अर्थ जहां पर नहीं होता है और उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, तो वहां पर क्या होता है? व्यंजना होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। तो ये तैरती हुई चलती है किसके बारे में बोला जा रहा है? ये नाव को बताया जा रहा है। ये तैरती हुई चलती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तरड़ी कहते हैं। यहां पर क्या भरा जाएगा? तरड़ी भरा जाएगा। ठीक, ये तैरती हुई चलती है इसलिए इसको क्या कहते हैं? तरड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो इनमें से आपको कृतियां देखना है कि कौन सी कृति है जो ये सन पूछा गया 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त विजेता है। ठीक, तो इसमें से जो है साथियों ये प्रेमचंद का कलम का सिपाही जो है ये 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्राप्त किया था। कौन सा है? प्रेमचंद का कलम का सिपाही। ठीक, और अगर इससे थोड़ा सा लिंक करेंगे तो अमृत राय किसको कहा जाता था? ये इन्हीं को कहा जाता था। ठीक, अगला है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा जो एकांकी है ये कैसा है? एकांकी ये कभी कभी ऐसे पूछ लेता है ये रचना देकर कि भोर का तारा किस विधा की रचना है। तो विधा अगर पूछी जाए तो ये किस विधा की है? ये एकांकी की है। और इसके लेखक कौन है? ये है साथियों जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, भोर का तारा एक जो कि एक एकांकी है, इसके लेखक कौन है? ये है जगदीश चंद्र माथुर। और मोहन राकेश का कौन सा है? ये लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, राजहंस। और इनका कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। ये पूछे जाते हैं इनकी रचनाएं मोहन राकेश के। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली और गीतावली, ये तीनों जो हैं तुलसीदास की रचनाएं हैं, लेकिन ये भक्तमाल जो है ये इनकी रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? आप कमेंट में इसको बताएंगे ये किसकी रचना है। ठीक, कमेंट जरूर किया करिए। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए आपको ये दिया जाता है कि आप सर्च करके कुछ देखें और पढ़ें। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो आदिकाल के विभिन्न विभिन्न नाम हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से आदिकाल को क्या कहा गया था या आदिकाल को क्या कहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो इनके हिसाब से आदिकाल को ये क्या कहे थे? बीज वपन काल। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिसाब से क्या कहा जाता है? बीज वपन काल कहा जाता है आदिकाल को। ठीक, अगला है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो हिंदी साहित्य के कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को साथियों 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है आदिकाल। कौन सा होता है? आदिकाल। और कौन सा होता है? एक होता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल होता है। और तीसरा क्या है? ये पहला है, ये दूसरा है और
तीसरे को क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल। क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल, ये तीसरा है उत्तर मध्यकाल, ठीक। और चौथे को क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। चौथा काल कौन सा है, ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल, ठीक। चौथे काल को क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। और इस आधुनिक काल का कभी कभी ईयर पूछा जाता है कि आधुनिक काल कब से कब तक है, तो ये जो है 1850 से शुरू है आधुनिक काल, ठीक। तो 1850 से शुरू होकर और अब तक आधुनिक काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है साथियों, ये जो है पीर जो है, एक पीर और ये बेपीर, ठीक। दो बार आया है तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक पीर का मतलब है पीड़ा, यहां पर इसका अर्थ क्या है, पीड़ा। और ये बेपीर का मतलब क्या होता है, जो ये बेपीर का मतलब जो दूसरे का दर्द नहीं समझता है, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, जालिम कहते हैं। जालिम कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, जो है कि किसी की भावनाओं को नहीं समझता है वो। तो ये बेपीर का मतलब यहाँ पर जालिम है, और पहले का मतलब क्या है, किसी की पीड़ा समझना। तो एक ही शब्द के दो दो अर्थ जब आ रहे हों और जो है ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक। वैसे जैसे कनक कनकते वाला था, तो उसी प्रकार से शब्द तो दो बार आया है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है, ठीक। अगला है, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंस उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, ठीक। तो ये पंक्तियां है, रीझ रीझ रहस रहस रही हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, ठीक। तो इन पंक्तियों में पूछा गया है कौन सा अलंकार निहित है। तो इन पंक्तियों को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये रीझ रीझ रा, ये जो रा है, रा अक्षर, और हंसी हंसी, और फिर यहां पर जो है हा अक्षर की बार बार, रा और हा अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। तो अक्षरों की बार बार जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों, अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। अगला है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो जब आप छंद पढ़ते हैं तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है, जो जहां पर थोड़ा सा ठहराव आता है, रुका जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यति कहा जाता है। व्याकरण की भाषा में छंद पढ़ते समय जो विराम आता है, जो रुकावट आती है, उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं, ठीक। अगला है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक, यानी कि वर्णों की संख्या किस हिसाब से, कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ये कुछ वार्णिक छंद दिए गए हैं, तो इनका सही क्रम कैसे देखना है, कम से अधिक के आधार पर, ठीक। तो पहला क्या है, वसंत तिलका, वंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित और इंद्रव्रजा। दूसरा है मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रव्रजा और वसंत तिलका। और तीसरा है शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रव्रजा और वसंत तिलका, मंदाक्रांता। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, वर्णों की संख्या के आधार पर। तो ये चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर, तो ये अपने आप में एक ये चरण होते हैं, इंद्रव्रजा, वसंत तिलका। तो इसमें जो चरणों की संख्या होती है, जैसे दोहे में कितना होता है और चौपाई में कितना होता है, इस हिसाब से अपने अपने एक छंद में अलग जो चरणों की संख्या होती है, उस हिसाब से इसको लगाना है। तो इसमें जो है क्या है, कम से अधिक की ओर, तो ये इंद्रव्रजा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता और शार्दूल, विक्रीडित, इसका सही क्रम है, ठीक। ये प्रश्न जो है पूछा गया है, यानी कि ये सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं, तो हर प्रश्न पे आप अच्छे से देखेंगे, ठीक। अगला है, सही विकल्प चुने। तो इसमें से सही क्या चुनना है, रस डैश ब्रह्मा है। तो रस कैसा है, तो रस विचार स्वरूप है कि मूर्त स्वरूप है कि आहार स्वरूप है, क्या आनंद स्वरूप है। तो रस जो है कैसा होता है, ये आनंद स्वरूप होता है। कैसा होता है रस, आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, ठीक। ये रस को कहा गया है। अगला है, आचार्य भरत के रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, वैसे रस कितने बोले जाते हैं और इनके हिसाब से कितने हैं, तो इन्होंने जो है रसों की संख्या कितनी बताई है, 8 बताई है। आचार्य भरत के अनुसार ये रसों की संख्या
8 बताई गई है। अगला है भारतीय गांव को, तो ये इसको जो है क्रम से लगाने को जो आता है, तो इसको क्रम से लगाना है। तो पहला पंक्ति क्या है, भारतीय गांव के, तो इसमें पहले कौन से रहेगा, भारतीय गांव के सुधार के लिए, सुधार के लिए अभी, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो इसका सही क्रम क्या है, पहले तो रा आएगा, उसके बाद या आएगा। तो रा और या कहां पर आया है, रा और यहां पर भी आया है। तो जो है पहले रा आएगा, फिर या, और उसके बाद ला। तो रा या ला जो है ये बी में बिल्कुल सही दिया गया है, यही इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये क्रम जो है एक क्वेश्चन आता है, तो इसका भी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे। अगला है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होता है, ये हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक, तो इसकी सही वर्तनी कहां पर लिखी गई है, ये सी में हस्तक्षेप बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द छांटना है। तो शुद्ध कौन सा है इसमें, ये भी अशुद्ध है, ये आगामी होता है, आगामी होता है। ठीक, और ये भी अशुद्ध है, ये केंद्रीय होता है। इसमें जो है ये बड़ी ई का मात्रा होता है, केंद्रीय। और ये भी गलत है, इसमें ये जो है दीक्षा होती है, शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा ली जाती है, ठीक, और शिक्षा दी जाती है। तो इसमें सही क्या है, इसमें अधीन बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, अधीन, ये है अधीन। ठीक, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें शुद्ध अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध क्या होगा। तो इनमें से देखते हैं, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, तो ये तो कभी नहीं आएगा। जो मिठाइयां पसंद हो तुम खा लो, ये भी गलत हो गया। जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए, तो एक शिष्टाचार होता है बोलने का, तो यही इसमें सही है, जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हम बचपन में वहां जाता रहा। तो इसका भी शुद्ध करना है। तो इसका शुद्ध क्या होगा कि मैं बचपन में, हम बचपन में वहां जाते जाएंगे, वहां जाएंगे, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं। सी क्या है, मैं बचपन में वहां जाता रहा। और डी है मैं बचपन में वहां जाऊंगा। तो इसमें सही क्या है, मैं बचपन में वहां जाता रहा, ये सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो इसमें जब पानी बरसता है, ये जब पानी बरसता है यहां पर है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, जब पानी बरसता है तब। तो देखिए ये पहला कार्य दूसरे पे निर्भर कर रहा है, यानी कि जब पानी बरसेगा तभी मेढक बोलेंगे। तो ये जब तब वाला भावना कहां पर आता है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें कौन सा है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, यानी कि जब तक ये घटित नहीं होगा तब तक ये नहीं घटित होगी। ठीक, अगला है व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, उसको हम पद कहते हैं। जो व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सदगति शब्द में समास होगा। तो सदगति समास में कौन सा संधि है, समास कौन सा है। तो इसका जब विग्रह करेंगे सदगति का, तो सदगति का मतलब क्या होता है कि जैसे मृत्यु के बाद माना जाता है कि दूसरे लोक में इंसान चला जाता है या आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है, यानी कि उसको जो है अच्छी गति, उसको परलोक सुधार जाता है, उसको एक सही तरीके से हो जाता है, सदगति, उसका दुर्गति नहीं होती है। ठीक, तो इसमें जो है सदगति में, इसमें दोनों जो मेन शब्द वो गौड़ है, इसमें कुछ तीसरा प्रधान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा, ये सदगति। ठीक, और तत्पुरुष में तो कारक चिन्ह आते हैं, कारक या परसर्ग चिन्ह आते हैं। ठीक, और अव्ययी भाव समास में
तो इसमें अव्यय आते हैं, यथा, तथा, भर, हर, ये सब अव्ययी भाव समास की पहचान है। और द्विगु समास कौन सा है? ये संख्यावाची होता है, संख्यावाची या गिनती इसमें आती है, या गिनती। ठीक, ये द्विगु समास और एक होता है द्वंद्व समास। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन द्वंद्व जो है ये योजक आता है इसमें, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन द्विगु जो है इसमें गिनती आता है। इसके गा से जो है आप गिनती को लिंक करके याद करेंगे। अगला है मातृहंता में कौन सा समास है? तो मातृहंता में कौन सा समास है? तो मातृहंता का जब समास विग्रह करेंगे, मातृहंता का समास विग्रह होगा कि माता को मारने वाला, माता को मृत्यु के घाट उतार देने वाला, इसी को कहते हैं मातृहंता, मृत्यु के घाट उतार देने वाला। ठीक, उसके क्या कहते हैं? मातृहंता कहते हैं। तो इसमें कारक या परसर्ग चिन्ह या को जो है ये इसमें कौन सा होगा? तो ये तत्पुरुष समास का भेद है। किसका भेद है? ये मातृहंता तत्पुरुष समास का भेद है। अगला है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ठीक, अच्छा, इसमें जो है ये कर्मधारय अभी जो पीछे गया है उसमें क्या है? इसमें विशेषण और विशेष आते हैं या तुलनात्मक भावना रहती है। तो जैसे सदगति में विशेषण और विशेष जैसा कुछ था, इसलिए वहां पर कर्मधारय था। अगला है स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है? तो स्वार्थ का संधि विग्रह करेंगे तो ये होगा स्वा, स्वा और अर्थ। ठीक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो इस वा से आ और ये आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे। तो जब समान सजातीय स्वर मिलकर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है साथियों? वहां पर होती है दीर्घ संधि, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक, तो इस स्वार्थ में कौन सी संधि है? यहां पर दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद अगर पूछे तो स्वा प्लस अर्थ इसका संधि विच्छेद होगा। अगला है सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये सर्व प्लस उपरि, ये इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। तो इसमें से जो है, इसमें से आ और ये उ मिलकर इसमें क्या बनाएंगे? ओ। ठीक, तो आ और छोटा उ मिलकर ओ बनाएंगे। तो ये किस संधि में ऐसा होता है? ये गुण संधि में होता है साथियों। ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि की पहचान है। ठीक, ओ और ओ में बदल जाते हैं, ओ और औ में जब बदल जाते हैं मिलकर तो जो है यहां पर गुण संधि बनती है। तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए में है, सर्व प्लस उपरि, और उसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय। तो कहावत में प्रत्यय कौन सा होगा? तो प्रत्यय कहां लगते हैं? वाक्यों के मूल शब्द के पीछे लगते हैं। मूल शब्द होता है और प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो है पीछे लगते हैं। तो कहावत में मूल शब्द क्या है? कह। इसमें मूल शब्द क्या है? कह। और इसका जो है प्रत्यय इसमें क्या है? आवत। इसमें कह, कहा प्लस आवत, कहा भी है तो इसका इसमें प्रत्यय क्या है? आवत है। आवत जो है कहावत में प्रत्यय आवत है। अगला है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो इनमें से कौन सा पद ऐसा है जो वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसका जब आप अलग करेंगे तो ये है रख, रख प्लस एया। तो इसमें कैसा प्रत्यय है? इसमें एया प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें भी एया प्रत्यय है, एया प्रत्यय, और इसमें भी बच और एया, एया प्रत्यय। ठीक, तो इन तीनों में एया प्रत्यय है, लेकिन आपका पूछा गया है आपको ये वया प्रत्यय। तो वया प्रत्यय इसमें है ही प्लस वया, तो ये हो गया खवया, या तो ये खा है, खिवया नहीं खा है, ये है खा प्लस वया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें वया प्रत्यय है। अगला प्रश्न है आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो आमरण शब्द के शुरू में जो लगता है उसको क्या कहते हैं? तो शुरू में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है कि उपसर्ग लगता है? शुरू में जो है ये उपसर्ग लगता है, और ये आमरण में आ और मरण ये दो शब्दों से मिलकर बना है।
तो इसमें आ जो है ये उपसर्ग है, तो यही इसमें पूछा गया है, इसको परिभाषित करके दिया गया है कि आमरण शब्द में आ जो लगा है उसको क्या कहा जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, तो उसे उपसर्ग कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो उत उपसर्ग इसमें कौन से में नहीं प्रयुक्त किया गया है? तो इसका जब करेंगे उत्कर्ष का, तो ये है उत प्लस कर्ष, ठीक, और ये मिलकर क्या बनता है उत्कर्ष। ये जो है ये व्यंजन संधि भी है, अगर इसमें संधि भी कभी पूछा जाए तो ये व्यंजन संधि भी है। इसी प्रकार इसमें भी उत लगा हुआ है और इसमें भी उत प्लस गम लगा हुआ है, उत प्लस गम, ठीक, इसमें भी उत उपसर्ग है, लेकिन ये अत्यधिक में ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर, इसमें उत उपसर्ग नहीं लगा है, इसमें है अति, अति प्लस अधिक, ठीक, और ये दोनों मिलकर जब अत्यधिक बनेगा तो यहां पर संधि कौन सी होगी? यहां पर यण संधि होगी, ये या जो है यहां पर यण संधि बनेगी अत्यधिक में, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला है, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसमें सही अर्थ भेद का चयन करना है कि किसका अर्थ भेद सही है, अभिराम और अविराम। तो अभिराम और अविराम, इसमें सही अर्थभेद कौन सा है? अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है, और अविराम यानी कि विराम न रहे, इसको आ को अगर आप हटा देंगे तो ये विराम होगा, लेकिन अविराम है यानी कि कोई चीज लगातार। तो आप इसमें लगातार कहीं ढूंढेंगे तो इसी में मिलेगा, तो इसी एक ही शब्द के अर्थ से अगर आपको अभिराम का अर्थ पता है तो इसी से ही आप इस प्रश्न का उत्तर कर ले जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक का मतलब इसका रूप यानी कि पढ़ने में तो ये समान लगेगा, लेकिन इसका अर्थ कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो इसमें कौन सा अलग है? तो ये आदि का मतलब अंत होता है, तो इसका ये समानार्थी है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? समरूपी भिन्नार्थक। और अभिनय, तो इसका अर्थ भी होता है नाटक, और अनुचर का मतलब नौकर होता है, ये भी इसका क्या है? समानार्थी है, लेकिन इसमें भिन्न पूछा है। तो अवधि और अवधि जो है ये दोनों जोड़ा जो समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक, जिसमें एक तो बोली है और एक दूसरा क्या है? समय है। अगला क्वेश्चन है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो अवांछित, एक तो संवाद होता है वांछित यानी कि वजूद का किसी मतलब का होता है, और दूसरा होता है अवांछित। तो अवांछित संवाद का मतलब क्या होता है? सिर खाना यानी कि फालतू का ऐसे ही कुछ भी डिस्कस किए जाना जिसका कोई सर पैर ना हो, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता हो। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास घर ना हो। तो जिसके पास घर नहीं होता है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है? अनिकेत। केत का मतलब क्या होता है? घर होता है, और इसी में अगर ये केतु आ जाए, केतु, तो केतु का मतलब क्या होता है? पताका। पताका ये जो है अनेकार्थी लिखने में आता है, पताका या झंडा होता है केतु का मतलब, ठीक। तो अगर ऐसे शब्दों को हिंदी में अगर तोड़ तोड़ के भी पढ़ेंगे तो एक जो है एक ही क्वेश्चन में आपको संधि, समास और विलोम ये सब कई चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जिसके पास घर नहीं उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनिकेत होता है। और ये अकिंचन किसे कहा जाता है? जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास कुछ ना हो, पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जिसके पास किचन भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसको क्या कहा जाता है? अकिंचन। अगला प्रश्न है, अवसर के अनुसार या अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो अवसर के अनुरूप जो बदल जाता है कि ऐसे ही आपके साथ बैठा रहेगा और मौका पाएगा तो बदल ही जाएगा, यानी दूसरे का पाला पकड़ लेगा, उसके साथ कुछ हम यहां करने लगेगा, तो उसको क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। जो अवसर के साथ बदल जाए उसे अवसरवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो उत्कंठा का अगर आपको अर्थ पता है तो आप जो है इसका समानार्थी आसानी से लगा ले जाएंगे। तो उत्कंठा का मतलब क्या होता है? ये होता है इच्छा, इच्छा या किसी चीज की मनसा, ठीक। तो उत्कंठा का सही समानार्थी शब्द होता है इसमें उत्सुकता या अभिलाषा, इच्छा, परीक्षा, ये सब जो है इसके इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है,
दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ऊर्जा का है शक्ति। ऊर्जा का सही समानार्थी शब्द क्या है? शक्ति है। इसमें ईंधन दिया गया है, तो ईंधन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन ईंधन इसका सही नहीं है। ऊर्जा और शक्ति जो है ये दोनों समानार्थी हैं। अगला है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? श्लील होता है, यानी कि आचारी होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्त शब्द का विलोम। तो अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, लेकिन अनुरक्ति का विलोम अगर पूछे तो विरक्ति आप बोलेंगे। क्या लिखेंगे? अनुरक्ति का विरक्ति होता है, लेकिन अगर अनुरक्त, ये मात्राओं का खेल है थोड़ा सा, तो इसमें अगर अनुरक्त का विरक्त होगा और अनुरक्ति का विरक्ति होगा। ठीक। और ये अनर्थ जो है ये अर्थ का विलोम है। अनर्थ अर्थ का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस नहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक। एग्जाम में यही थोड़ा सा लिखा रहता है, नहीं छोटा सा यही छूट जाता है हमसे। तो अनुपम का मतलब क्या होता है? अनुपम का मतलब जिसकी उपमा ही ना हो, असीम, अनंत। ठीक। तो इसका इनमें से कौन सा नहीं है? तो अतुल। अतुल का मतलब अतुल, जिसको तोला ना जा सके, तो ये भी अनुपम का एक पर्यायवाची है। अपूर्व, ये भी एक पर्यायवाची है। और जो है अनोखा का मतलब भी होता है क्या? अनुपम, यानी कि जो जिसका कोई अनुमान ना हो। लेकिन ये अनिल जो है साथियों, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, इनमें से बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक। अगला है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अहि जो है साथियों ये सर्प का पर्यायवाची है। सर्प, उरग और क्या? नाग। और इसका पर्यायवाची क्या होता है? पन्नग। पन्नग। ठीक। तो इसमें कौन सा नहीं है? उरग भी दिया है, पौनास भी दिया है और सरीसृप भी दिया है। लेकिन ये सिंदूर जो है, ये सिंदूर अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आपका तत्सम क्या है? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द होते हैं, जो संस्कृत में से सीधे के सीधे वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द जब भी पूछा जाए तो थोड़ा आप संस्कृत का शब्द ढूंढा करिए कि यहाँ पर द्वित्व मात्रा वाला कौन सा है, या ऐसे ऐसे मोटी मोटा एक आइडिया आपको दे रहे हैं। कभी कभी जो है पहचान नहीं मिलता है। ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। तो आपका तत्सम इसमें से क्या होता है? आपका तत्सम होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। हो सकता है ये आपका तत्सम जो है आपके लिए नया हो, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक। और इसमें जो अपना है ये अव्यय से बना है, अपनापन। ठीक। अगला है, आवा का तत्सम रूप होगा। तो आवा का तत्सम रूप क्या है? इसमें आवा का तत्सम होता है आपाक। तो आवा आप गांव देहात में सुने हैं, कुम्हार के यहाँ जाएंगे जो मिट्टी का बर्तन पकाता है उसको आवा में रखता है, यानी कि आग में रखता है, उसी को बोलते हैं आवा। तो आवा का देसी शब्द, यानी कि आपको जो है ये आवा देसी है, तद्भव है। ठीक। तो ये गांव में आपको सुनने को मिल जाएगा कि वो आवा लगाए हैं, बर्तन अभी 10 दिन बाद मिलेगा, अगर आप बर्तन लेने गए हो तो कुम्हार के यहाँ। ठीक। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? आपाक, यानी कि वो पका नहीं होता है। अगला है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार है? वाच्य इसमें कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो वाच्य क्या होते हैं? जो आप जिस वाच्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी वाच्य रहेगा वो जो है प्रभावी रहता है। उसके अलावा जैसे अगर इसमें क्या है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो इसमें कर्मवाच्य है। ठीक। तो जैसे इसमें कर्मवाच्य तो ये प्रभावी होता है। कर्म और कर्त और भाव दो है जो दोनों हैं ये अप्रभावी होते हैं। ठीक। कहने का मतलब ये प्रभावी है कर्मवाच्य इसमें, इसी से इसकी पहचान की जाती है। अगला है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर, इस ना पे ध्यान रखिएगा। ठीक। ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो ये एक वाच्य की परिभाषा है
जिसमें क्रिया लिंग वचन और कर्ता के अनुसार ना होकर और जो है एक वचन लिंग तथा पुरुष के अनुसार होता है, तो ये किस वाच्य का परिभाषा है? ये भाववाच्य की परिभाषा है साथियों। किसकी परिभाषा है? भाववाच्य की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो ये गए थे, तो ये पहले से ही आपको बता दिया कि भूतकाल है, लेकिन भूतकाल के किस काल का भेद है? तो छात्र स्कूल गए थे यानी कि कार्य जो है पूरा हो चुका है, समाप्ति हो चुकी है, तो यहां पर कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल। ठीक, जहां पर कार्य की समाप्ति हो और कार्य भूतकाल में हो तो वहां पर क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। और अगर कोई कार्य जारी रहता है तो वहां पर क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल होता है। और उस कार्य में कोई संभावना रह जाती है तो वो संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो इसमें क्या पूछा गया है? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो वे गए थे, वे खा रहे थे, वे आए थे, या वे सोकर उठे हैं। तो ये जो है वे सोकर उठे हैं, तो ये किस काल का भेद हो जाएगा? ये आसन्न भूतकाल का भेद हो जाएगा, यानी कि काम अभी अभी पूरा हो ही रहा है जस्ट, तो इसे वो जो है ये आसन्न भूतकाल का है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? पूर्ण भूतकाल, तो वे आए थे यानी कि काम जो है कंप्लीटली पूरा हो गया है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है, करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक की पहचान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को और करण से, तो इसमें करण कारक की पहचान क्या होती है? से परसर्ग आता है इसमें। तो इसमें किसमें से है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है। ठीक, तो इसमें से मिल गया, वह कलम से लिखता है, तो इसमें जो है साथियों करण कारक है, किसमें? ऑप्शन बी में। ठीक, और ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें भी से है, लेकिन ये जो से है यहां पर अपादान कारक है। अपादान कारक से जो है दो कारक में आता है, एक तो करण कारक में आता है और दूसरा अपादान में आता है, लेकिन अपादान जो है ये अलगाव के भाव में होता है। किस भाव में होता है? अलगाव के भाव में होता है। जो अपादान होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यहां कोई चीज अलग हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगर यहां कोई चीज अलग नहीं हो रही होती, तो जैसे इसमें वह कलम से लिखता है, वो संबंधित होती चीज उससे, तो क्या होता? करण कारक। अगला है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, तो ये जो वाक्य है इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें क्रिया पूछी जा रही है, आकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक या सकर्मक। तो जो है इसमें कौन सी क्रिया है? मीरा जोर से हंसी, तो इससे आप प्रश्न पूछेंगे कि मीरा कैसे हंसी? तो जोर से हंसी। मीरा क्या हंसी? तो इससे कोई उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जैसे ही वाक्य में अगर आप क्या और कैसे से प्रश्न पूछेंगे और आपको उत्तर ना प्राप्त हो, तो वहां पर होती है साथियों आकर्मक क्रिया। सबसे बड़ी पहचान यही है आकर्मक क्रिया की, कि आप प्रश्न पूछेंगे आपको उत्तर नहीं प्राप्त होगा। ठीक, तो यहां पर आकर्मक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता किसी से कोई काम कहने के लिए करता है, जब कर्ता किसी काम को किसी से करने के लिए कहता है, तो वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक कौन सी होती है? कर्ता जिससे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, ये प्रथम प्रेरणार्थक होती है। लेकिन जो कर्ता जब किसी कार्य को करवा लेता है, तो वो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला है, अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि का विशेषण जो है इनमें से क्या है? अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। क्या होता है? आप जियोग्राफी पढ़े होंगे, आग्नेय शैल, तो उस यही जो है ये अग्नि से क्या है? आग्नेय। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो एक सर्वनाम का एक भेद है उसकी परिभाषा दी गई है। क्या है? जो शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? तो ये जो है साथियों ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ये क्या है? एक परिभाषा है। और ये जो है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है उत्तम,
पहला कौन सा है? उत्तम। दूसरा कौन सा है? मध्यम। दूसरा है मध्यम, और तीसरा होता है अन्य। ठीक, तो 1, 2 और 3। तो इस जो है इस संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान, ये परिभाषा है कि वक्ता, श्रोता अथवा ये अन्य व्यक्ति के लिए होता, तो यही होता है। ये उत्तम जो होता है ये वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये जो अन्य पुरुषवाचक है ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण होता है ये और वे, और क्या? वे सब। ठीक, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के पहचान है। ठीक, तो ठीक है मित्रों, आपने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। उम्मीद करते हैं आप सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। इसको जो है आप स्पीड बढ़ाकर दोगुनी स्पीड करके इसको कई बार आप देख लेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको आप जरूर देखिएगा, और जो नए क्वेश्चन कोई मिल जाए उसको नोट भी करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं साथियों कल एक नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।